और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर अपराधी बेलगाम है। कानून व्यवस्था पर एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं, एक बार फिर से हर दिन शूटआउट के मामले क्योंकि दिल्ली में सामने आ रही हैं। गोली मारकर हत्या करना बदमाशों के लिए एक आम बात अब दिल्ली में हो गई है। बीते 10 दिनों के दौरान दिल्ली में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीती देर रात बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में एक बार फिर से गोली चली और एक आदमी की हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश और करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की। एक आदमी की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमित लाकड़ा के तौर पर हुई है। लूट के मामले में तिहाड़ जेल में अमित बंद था और हाल ही में जेल से बाहर आया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है। जब बीते 10 दिनों में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आएंगे जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा होगा और बदमाश कैसे बेखौफ है इसकी तस्दीक करती हुई एक बार फिर से तस्वीरें और खबर सामने आई है, इस बार मुंडका इलाके से जहां पर फायरिंग हुई है। का मुंडका इलाका उस वक्त गोलियों से थर्रा उठा जब अमित लाकड़ा नाम के एक शख्स पर बदमाश जो है वो बाइक पर सवार होकर के आते हैं और तकरीबन 6 राउंड गोलियां फायर करके फायर करते हैं अमित लाकड़ा के ऊपर, जिसमें अमित लाकड़ा की मौत भी हो जाती है। इस वक्त हम मौकाए वारदात पर भी मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यही वो जगह है जहां पर जो मृतक है अमित लाकड़ा, जिसका घर जो जैसा कि स्थानीय बता रहे हैं कि पीछे गली में है, यहाँ पर वो मौजूद था और रात तकरीबन 9 बजे के करीब जो है जो बदमाश हैं जो कि बाइक पर आते हैं और आते साथ ही अमित के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ आधा दर्जन राउंड जो है वो फायरिंग करते हैं, जिसमें अमित की मौत हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि अमित लाकड़ा जो है वो के ऊपर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप था और वो तिहाड़ जेल में बंद था। कुछ ही दिनों पहले अमित लाकड़ा जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर आया है और उसके बाद जो है वो इसके बाद जो बदमाश जो कि बाइक सवार हैं वो आते हैं अमित लाकड़ा के घर के बाहर में और ये मुंडका का मुख्य मार्ग है और यहीं पर अमित को पाते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं जिसमें अमित लाकड़ा की जो है वो मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि क्या ये किसी गैंगवार का नतीजा है या फिर कोई आपसी रंजिश की बदौलत जो है वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर जो है वो मुख्य मार्ग पर ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं तकरीबन और उसमें जो है वो एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां पर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मोहम्मद इस्माइल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इस्माइल से ही हथियार बरामद किए गए हैं और आज आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। तो ये बड़ी खबर मिल रही है कोलकाता से। मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। किस काम के लिए ये हथियार लाए गए थे और मोहम्मद इस्माइल का पूरा प्लान क्या था, किससे इसके तार जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी आगे मिल सकेगी। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा पुलिस के द्वारा और उसके बाद रिमांड पर लेकर जो पूछताछ है उसका सिलसिला आगे बढ़ेगा और पूरी जो जानकारी है वो मिल सकेगी। फिलहाल उन हथियारों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ी मात्रा में पिस्टल, गोला बारूद यहां पर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया, उसके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के पहले देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में पोस्टर वॉर का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है, उसकी तस्वीरें भी आई है सामने। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे का जवाब समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे होर्डिंग के साथ दिया है। अब कांग्रेस ने शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर होर्डिंग्स लगा दिए हैं। कांग्रेस भी इस पोस्टर वार में उतर आई है बीच में और ऐसे में इन होर्डिंग्स पर लिखा गया है कांग्रेस के द्वारा, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। तो पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद समाजवादी पार्टी का पोस्टर सामने आता है, लिखा कि आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अब कांग्रेस ने भी नया पोस्टर चस्पा कर दिया है। यूपी में उपचुनाव के पहले पोस्टर वार की सियासत गर्मा गई है और अब गोरखपुर में एक के बाद एक पोस्टर लग रहे हैं। पहले भाजपा
पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बटेंगे तो कटेंगे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संदेश था सनातन धर्मियों के लिए, वो उसका पोस्टर लगाया था। और इसके बाद जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्होंने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे पोस्टर लगाया, और अब कांग्रेस ने एक पोस्टर लगाया। और आप देख सकते हैं गोरखपुर का ये शास्त्री चौक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। और इसके नीचे राहुल गांधी ने जो कहा था युवाओं से, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, ये भी स्लोगन लगाया गया। मनीष ओझा ये जो प्रदेश सचिव हैं NSUI के, उन्होंने लगाया। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। आइए आपको बड़ी खबर इस वक्त की देखिए, इजराइल और हमास युद्ध पर कतर की तरफ से बयान जारी किया गया है। मध्यस्थता से पीछे नहीं हटा है कतर, मध्यस्थता की प्रक्रिया को सिर्फ रोका है, पीछे नहीं हटा है, यह बयान दिया गया कतर की तरफ से। दोनों पक्षों की इच्छा पर फिर से मध्यस्थता शुरू करेगा। तो देखिए, लंबे समय से इजराइल और हमास का युद्ध जारी है और लगातार इजराइल की तरफ से ढूंढ कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी बीच कतर की तरफ से बयान दिया गया, कहना है कि मध्यस्थता से कतर पीछे नहीं हटा है, सिर्फ इस प्रक्रिया को रोका है। दोनों पक्षों की अगर इच्छा हो तो फिर से मध्यस्थता की शुरुआत होगी। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कतर मध्यस्थता से पीछे नहीं हटा है, यह बयान दिया गया है और कहा गया है कि सिर्फ मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है उसको रोका है। अगर चाहें तो दोबारा से मध्यस्थता की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है उसको लेकर कतर की तरफ से यह बयान दिया गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए शुरुआत करने जा रहे हैं 60 सेकंड न्यूज की। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वादों का पिटारा आज खुलेगा और सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी का फोकस राज्य की महिलाओं और युवाओं पर रहने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी के वादों का पिटारा खुद गृह मंत्री अमित शाह खोलेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र के लिए 20 संकल्प ले सकती है। इनमें लाडली योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों को अच्छी नौकरी की तैयारी करने के लिए 2 साल तक 2000 रुपए, आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, 10 लाख युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक भत्ता, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख आवास की घोषणा, किसान सम्मान योजना 1000 से बढ़ाकर 1250, बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत वाला ऐलान हो सकता है। इसके अलावा करीब 25,000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस और 500 रुपए में गैस सिलेंडर का संकल्प बीजेपी ले सकती है। बीजेपी ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली हर छात्र को स्कूटी, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दे सकती है। देखिए, महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। मुद्दा कोई भी हो, सियासी सूरमा एक दूसरे पर शब्दों के तीर छोड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और अब एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने अजित पवार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और लाउड स्पीकर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र में जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अब लाउड स्पीकर की भी एंट्री हो गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने वोट देने के लिए फतवों और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बयान दे दिया। या सगळ्या बचतीवरच्या यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। आणि मी सांगितलं होतं की जर समजा हे भोंगे बंद नाही झाले, राज ठाकरे ने अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी पीएम मोदी पर सवाल उठा दिए। त्याच्या बरोबर 10 दिवस अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं होतं 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार केलेल्या माणसाला आम्ही जेलमध्ये टाकू। हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे को उनके हमले पर घेरा। उन्होंने राज ठाकरे को फडणवीस का आदमी बता दिया। राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस, उनके खासम खास जो स्क्रिप्ट वहाँ से लिख कर आता है वो किसी को पढ़ लेते। उनको क्या मालूम महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान क्या है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं धनंजय महाडिक और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये बयान लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को लेकर था, जिसके बाद कांग्रेस अब उनको जमकर घेर रही है।
महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक ने लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को लेकर ऐसा बोल दिया जिस पर सियासत गरमा गई। उन्होंने अपने समर्थकों को निर्देश दिया कि लाडली बहन योजना के कोई भी लाभार्थी अगर कांग्रेस की रैली में दिखे तो उसका फोटो खींचो और भेजो। काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, फोटो आमच्याकडे द्या, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची। धनंजय महाडिक के बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और महिलाओं को धमकी देने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजेपी का एक सांसद खुले मन से गुंडों की तरह महिलाओं को धमका रहा है। यही बीजेपी की असली चाल, चरित्र और चेहरे का सबूत है। साफ है कि बीजेपी सिर्फ महिला सम्मान का ढोंग करती है। विवाद बढ़ने के बाद धनंजय महाडिक ने अपने बयान पर सफाई भी दी। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर कांग्रेस के साथ कुछ महिलाएं जा रही है तो इसका मतलब उनको इस योजना का लाभ मिला नहीं होगा। हम चाहेंगे, मैंने बोला, उनके फोटो लीजिए, उनके नाम नंबर लीजिए ताकि हम उनको इस योजना का लाभ दिला सकें। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के बरौनी जंक्शन पर शंटिंग के दौरान जो हादसा हुआ उसको लेकर दुख जाहिर किया। रेलवे की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। बिहार के बरौनी में ड्यूटी के दौरान रेल कर्मी की मौत पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने हादसे पर रेल मंत्रालय पर भी सवाल खड़े किए। अदानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आम लोग कब सेफ होंगे मोदी जी, आप तो बस एक अदानी को सेव करने में लगे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने धनबाद में भी पीएम मोदी को कई मुद्दों पर घेरा। यहाँ भी उन्होंने अदानी को लेकर सवाल उठाए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के पास जाता ही नहीं है, वो सिर्फ अदानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ जाते। भैया आपने बताया नरेंद्र मोदी जी अंबानी की शादी में चले गए, किसी गरीब व्यक्ति की शादी में कभी गए? एक तरफ राहुल गांधी ने अदानी के बहाने पीएम मोदी को घेरा तो जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठा दिया। जिस दिन भाई और बहनों जाति जनगणना हो जाए उस दिन हिंदुस्तान में क्रांतिकारी राजनीति शुरू हो जाएगी। मोदी जी, आप जाति जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हो। चलिए बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसमें घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आजकल झारखंड में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं और जहां भी पहुंच रहे हैं घुसपैठ को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट सरकार को पूछते हैं कि आप लोग घुसपैठियों को बाहर निकाले क्या? हेमंत सोरेन जी बोलते हैं झारखंड में घुसपैठी नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा जेएमएम कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया और कहा कि वोट के लालच में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार बनते ही उन्हें झारखंड छोड़ना पड़ेगा। हम आपको पसंद देता हूँ, इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा, ये घुसपैठियों को हम लोग सूट के बाहर निकालूंगा, ये हमारा संकल्प है। हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों ने कब्जा ली है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से एक बार आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक होकर लड़ना होगा और अगर हिंदुओं पर हमला करने वाले नहीं माने तो उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में हनुमंत कथा का वाचन करने पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को कड़ा सबक मिलेगा। भीलवाड़ा के धर्म विरोधियों, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी निर्दयता करेगा हिंदू बहन बेटी या बच्चों के ऊपर, भीलवाड़ा के धर्म विरोधियों कान खोलकर सुन लो, पाकिस्तान भेजा जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक होकर रहने की जरूरत है। राजस्थान में कन्हैया लाल जी को मारा, हेमराज नाम के बच्चे को मारा, आदर्श नाम का बच्चा छोटा था, हनीमुल्लाह वालों ने इस बच्चे को मारा, अब हिंदू जग गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा वाचन को सुनने और आरती में हिस्सा लेने के लिए
सैकड़ों लोग मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 24 घंटे के अंदर सुरक्षा फौज ने एक और आतंकी को ढेर कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को भी 2 आतंकवादी मारे गए थे। बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम के समय सोपोर के राजपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले शुक्रवार को सोपोर के सागीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकवादी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में उमर सरकार के सत्ता में आने के बाद से आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। 8 नवंबर को सोपोर में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। 7 नवंबर को किश्तवाड़ में 2 सुरक्षा गार्ड की हत्या, तो 1 नवंबर को बांदीपोरा में हमले में 2 बाहरी मजदूर घायल हुए। 3 नवंबर श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में 12 लोग घायल हुए। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में 2 जवान शहीद हो गए, 2 मजदूरों की मौत हो गई। 20 अक्टूबर को गांदरबल में 7 लोगों की हत्या हुई। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गोली चलने की वारदात सामने आई है और इस बार मामला है मुंडका इलाके का। हाल ही में एक व्यक्ति तिहाड़ जेल से बाहर आया था और कुछ बाइक सवार बदमाश आए, 6 राउंड की फायरिंग की, फरार हो गए और व्यक्ति की मौत हो गई। मुंडका इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई। कई बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त मुंडका निवासी अमित लाकड़ा के तौर पर हुई है। इस दौरान बदमाशों ने 6 राउंड गोलियां चलाई। मौके पर पहुंची पुलिस अमित को पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था और हाल ही में जेल से बाहर आया था। अमित लाकड़ा नाम के एक शख्स पर बदमाश जो है वो बाइक पर सवार होकर के आते हैं और तकरीबन 6 राउंड गोलियां फायर करके उसमें अमित लाकड़ा की मौत भी हो जाती है। इस बार अमित लाकड़ा तिहाड़ जेल में बंद था। कुछ ही दिनों पहले अमित लाकड़ा जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर आया है। अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस मौका वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटा रही है। ये भी जांच जारी है कि हत्या गैंग वॉर के चलते हुई या निजी दुश्मनी के चलते। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में खाद लेने के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। अपने दिन के 4 से 5 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके उनको खाद नहीं मिल रही है और कई जगहों पर तो सिचुएशन ऐसी है कि पूरा दिन इंतजार में बीत रहा है। गेहूं और सरसों की फसल लगाने के लिए किसानों को खाद चाहिए, लेकिन जितनी डिमांड है उतना खाद स्टॉक में नहीं है। अलग अलग तरह की खाद के लिए सबसे ज्यादा हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। उनके साथ ही बिहार और राजस्थान में भी किल्लत है। डीएपी खाद के लिए भारत आयात पर निर्भर है। देश में हर साल करीब 100 लाख टन डीएपी की खपत होती है, जिसका करीब 60% हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। लेकिन इस साल आयात में कमी हुई है। दरअसल इस साल विदेशों से कम खाद आई है। खाद के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अभी सबसे ज्यादा डीएपी खाद की किल्लत है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि जनवरी से चल रहे लाल सागर संकट के कारण डीएपी का आयात कम हुआ। जिन जहाजों में खाद थी उन्हें अलग अलग विद्रोही गुटों से बचाने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ा और खाद देरी से आया। यही वजह रही कि कई राज्यों को उनकी जरूरत से कई गुना कम खाद दी गई है। मध्य प्रदेश ने जितना खाद मांगा उसका 1/3 ही मिला। इसी तरह उत्तर प्रदेश के हिस्से में 25% कटा। महाराष्ट्र को भी 25% कम खाद मिला। जमीनी सच को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि किसानों को इन आंकड़ों से कोई खास सरोकार नहीं है। खाद की कमी से भी बड़ी समस्या उसकी कालाबाजारी है। मंडी के दलालों से जूझते हुए जब किसान त्रस्त हो रहे हैं तो इसी तरह सड़क पर उनका गुस्सा नजर आ रहा है।